हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम एएलपी सीबीटी 2 2025 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी तथा अन्य प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन करता है? इसमें इसका ऑप्शन नंबर 1 वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन 2 डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, ऑप्शन 3 अम्लीय वर्षा एसिड रेन, ऑप्शन 4 ओजोन डिप्लीशन ओजोन परत का क्षय। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ओजोन डिप्लीशन, यह क्या है? यह हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत की पतले होने की घटना है जो मुख्य रूप से सीएफसी के कारण होती है। ये जो होती है ये लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 ये गलत है। फिर ऑप्शन 3 अम्लीय वर्षा एसिड रेन, एसिड रेन जो होती है यह वायुमंडलीय प्रदूषण विशेष रूप से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। फिर ऑप्शन नंबर 2 वनों की कटाई डिफॉरेस्टेशन, यह पेड़ों के काटने की प्रक्रिया है जो अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक तापन में योगदान करती है, लेकिन सीधे तौर पर यह तापमान में वृद्धि की व्याख्या नहीं करती है। फिर इसका ऑप्शन नंबर 1 ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी तथा अन्य प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें क्या होगा? इसमें ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली क्रमिक वृद्धि है। तो ये कैसे होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप फिगर में देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें पहला क्या है? पहला स्टेप इसका सोलर रेडिएशन यानी सन का जो लाइट है वो पास होता है एटमॉस्फेयर में। जो सन की लाइट है वो एटमॉस्फेयर में आती है। फिर इसे जो सम Heat is trapped by greenhouse gases and warm the earth। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, सीएफसीज और ओजोन होती हैं। ये जो होती हैं ये सोलर रेडिएशन को अर्थ पे ट्रैप्ड कर लेती हैं। फिर अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करके और पूरा टेम्परेचर जो होता है वो ये बाहर नहीं जाने देती हैं, कुछ टेम्परेचर यहाँ पे रोक लेती हैं। तो इसका जो राइजिंग टेम्परेचर मोर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड बाय द हीट काजिंग ग्लोबल वार्मिंग की जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनके कारण ही ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते हैं। ये जो मानव की गतिविधियां होती हैं जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करती हैं। जो मोटर व्हीकल होते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर और रेफ्रिजरेटर का जो मनुष्य यूज करता है उसी के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, जल का तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 जल के रंग में परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन 2 जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, ऑप्शन 3 जल का पीएच बढ़ जाता है, ऑप्शन 4 तलछट शीघ्रता से बैठ जाती है। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि
जल का तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसमें क्या होता है, जब जल का तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन के कारण पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे इसमें घुली हुई ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम हो जाता है। यह जलीय परिस्थिति तंत्र यानी वाटर इकोसिस्टम को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, जैसे गैसों की घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तापमान बढ़ने पर गैसों की द्रव्य लिक्विड में घुलने की क्षमता कम हो जाती है। जब कारखानों या बिजली घरों का गर्म पानी प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों झीलों में छोड़ा जाता है, तो पानी की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता घट जाती है। फिर ये गर्म पानी में जलीय जीवों जैसे मछलियों का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्हें अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक तरफ तो गर्म पानी में ऑक्सीजन का स्तर पहले से कम होता है और दूसरी तरफ जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस असंतुलन के कारण जलीय जीवों का दम घुटने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, यानी जो थर्मल पॉल्यूशन के कारण वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक उष्मीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें पहला जो है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यह पृथ्वी के वायुमंडल में इसकी जो मात्रा होती है वो 21% होती है। यह जीवों के श्वसन यानी सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। इसमें उष्मा यानी हीट को सोखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है, 78%। ऑक्सीजन की तरह इसके अणु भी इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं सोखते, इसलिए यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, हीलियम। हीलियम जो होता है यह एक अक्रिय यानी इनर्ट और बहुत हल्की गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसका ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग में कोई योगदान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस गैस है, जो मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक उष्मीकरण के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, यह एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। यह पृथ्वी, यह जो होता है ये पृथ्वी के बाहर जाने वाली थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती है और उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल के जलने और वनों की कटाई के कारण हवा में इसकी मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उन प्रदूषकों के लिए किया जाता है जो किसी पहचाने जा सकने वाले स्रोत जैसे कारखानों या वाहनों से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए, यादृच्छिक प्रदूषण, रैंडम पॉल्यूशन। ऑप्शन 2, गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ऑप्शन 3, बिंदु स्रोत प्रदूषण, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ऑप्शन 4, रेडिकल पॉल्यूशन यानी रेडिकल प्रदूषण। तो इसमें जो ये यादृच्छिक प्रदूषण यानी रैंडम पॉल्यूशन, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 रेडिकल पॉल्यूशन, ये जो है ये पर्यावरण विज्ञान में यानी इन्वायरमेंटल साइंस में इसको प्रदूषण यानी पॉल्यूशन का नाम ही नहीं दिया गया है। तो ना रैंडम पॉल्यूशन होता है और ना ही रेडिकल पॉल्यूशन होता है।
पॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। तो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन क्या है? ये जो होता है यह प्रदूषण किसी एक विशिष्ट स्थान से नहीं आता, बल्कि व्यापक क्षेत्रों से आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कृषि क्षेत्रों से और कृषि क्षेत्रों से बहकर आने वाले कीटनाशक और उर्वरक, सड़कों से बहकर आने वाले तेल और कचरा, हवा में फैले धुंध, ये सब जो होते हैं ये नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं। फिर ऑप्शन नंबर 3 बिंदु स्रोत प्रदूषण यानी पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि उन प्रदूषकों के लिए किया जाता है जो किसी पहचाने जा सकने वाले स्रोत हैं, जैसे कारखाने या वाहनों से उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 बिंदु सोर्स पोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रदूषण एक विशिष्ट बिंदु या स्थान से निकलता है। एग्जाम्पल के लिए कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, थर्मल पावर प्लांट की चिमनी या किसी वाहन का निकास, इसे ट्रैक करना सबसे आसान है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी में सीसा यानी लेड और पारा, मरकरी जैसी भारी धातुओं के संचय यानी एक्यूमुलेशन का कारण बनती है? ऑप्शन 1 जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन 2 ओजोन परत का क्षय, ऑप्शन 3 मिट्टी का प्राकृतिक निर्माण, ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान यानी इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे इसमें जो इसके सब ऑप्शन हैं, जो इसके अन्य विकल्प हैं, जैसे जल का वाष्पीकरण, ओजोन परत का क्षय या प्राकृतिक मिट्टी का निर्माण, ये भारी धातुओं और प्रदूषण संचय में इसका कोई योगदान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 4 का औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान यानी इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इसमें क्या होता है? ये मिट्टी में सीसा यानी लेड और पारा, मरकरी जैसी भारी धातुओं के संचय का मुख्य कारण औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान यानी इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है। भारी धातुएं मुख्य रूप से मानवजनित यानी एंथ्रोपोजेनिक होती हैं। इनका संचय कैसे होता है? जैसे अनट्रीटेड वेस्ट वाटर यानी रासायनिक चमड़ा शोधन और बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों और गंदे पानी को अक्सर बिना उपचार किए मिट्टी या जल निकायों में छोड़ दिया जाता है, जिससे भारी धातुएं मिट्टी में जमा होने लगती हैं। फिर उसके बाद होता है लीचिंग एंड लैंडफिल यानी सीपेज और लैंडफिल। असुरक्षित लैंडफिल या कचरे के ढेरों से सीसा और पारा जैसे जहरीले तत्व रिस कर लीच सीधे मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद कोल कंबस्शन कोयला दहन, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश में पारे, मरकरी जैसे भारी तत्व होते हैं जो खुलेआम जमा करने पर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान यानी इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइल वाहनों से उत्पन्न विषैले अपशिष्ट यानी टॉक्सिक वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित विधियों को अपनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें क्या है? इसका जो विकल्प 1 वायु में मौजूद हानिकारक धुएं और विषैली धूल से मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ऑप्शन 2 ईंधन की खपत कम करना और समग्र दक्षता में सुधार करना, ऑप्शन 3 इंजन की कार्यक्षमता को अनुकूलित करके वाहन के प्रदर्शन को बढ़ाना, ऑप्शन 4 यांत्रिक घिसाव को कम करके वाहन की आयु को बढ़ाना,
तो इसमें जो विकल्प 2 और 3 है, ईंधन खपत और वाहन प्रदर्शन, इसमें क्या है? ईंधन की खपत कम करना या इंजन की कार्य क्षमता बढ़ाना, वाहन के इंजीनियरिंग डिजाइन, समय पर सर्विसिंग और तकनीकी सुधार पर निर्भर करता है, न कि उत्पन्न हो चुके कचरे को डिस्पोज करता है। फिर इसमें जो ऑप्शन 4 है, यांत्रिक घिसाव को कम करके वाहन की आयु को बढ़ाना। यांत्रिक घिसाव यानी मैकेनिकल वियर को कम करना, अच्छे लुब्रिकेंट का उपयोग और गाड़ी के रखरखाव मेंटेनेंस का हिस्सा है। इसका वेस्ट मैनेजमेंट से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, वायु में मौजूद हानिकारक धुएं और विषैले धूल से मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे कि प्रयुक्त इंजन ऑयल, बैटरी, एसिड, ब्रेक डस्ट और अधजला ईंधन अत्यधिक जहरीले होते हैं। वैज्ञानिक तरीकों से इसका निपटान यानी डिस्पोज करने का प्राथमिक उद्देश्य हवा, पानी और मिट्टी में इन रसायनों को मिलने से रोकना है, ताकि इंसानों की गंभीर बीमारियों जैसे सांस की बीमारी, कैंसर और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं से बचाया जा सके। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण का भी है। असुरक्षित डिस्पोजल से भारी धातुएं जैसे लेड, कैडमियम और हानिकारक कण हवा में फैल जाते हैं, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश पारिस्थितिकीय तंत्रों यानी इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 पवन, विंड, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर 3 जल, ऑप्शन नंबर 4 सॉइल। तो जो पवन है, पवन जो होता है यानी हवा, हवा मुख्य रूप से बीजों के प्रकीर्णन यानी सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन और मौसम के चक्र में मदद करती है, लेकिन यह जीवों को जीवित रहने के लिए रासायनिक ऊर्जा नहीं प्रदान करती है। फिर ऑप्शन नंबर 3 जल, जल पानी जीवन के लिए बेहद आवश्यक है और यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में एक घटक भी है, लेकिन ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है बल्कि एक माध्यम है। ऑप्शन नंबर 4 सॉइल, सॉइल क्या है? यह मिट्टी यह मिट्टी पौधों को स्थिरता प्रदान करती है और आवश्यक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट व खनिज देती है, लेकिन यह ऊर्जा नहीं उत्पन्न करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है, इसको एल्गी और बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज भोजन में बदलते हैं। फिर शाकाहारी जीव इस पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में प्रवाहित होती रहती है। सूर्य की रोशनी के बिना उत्पादक यानी प्रोड्यूसर भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the safest method of the disposing of टॉक्सिक डस्ट, यानी विषैली धूल टॉक्सिक डस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल को सबसे सुरक्षित डिस्पोजिंग के लिए सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन 1 है, विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्ट के लिए बने निपटान कंटेनरों का उपयोग करना। ऑप्शन 2, इसे सामान्य कूड़ेदान में फेंक देना। ऑप्शन 3, इसे हवा में छोड़ देना ताकि यह फैल जाए। ऑप्शन 4, इसे खुले क्षेत्रों में झाड़ देना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसे खुले क्षेत्रों में झाड़ देना। झाड़ू लगाने से धूल के कण हवा में उड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने के दौरान इसे अंदर जाने यानी इनहेलेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 3, इसे हवा में छोड़ देना ताकि यह फैल जाए।
हवा में छोड़ने से वायु प्रदूषण फैलता है। यह प्रत्यक्ष रूप से सांस के जरिए लोगों और जानवरों के शरीर में जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2, इसे सामान्य कूड़ेदान में फेंक देना, डंपिंग इट इन द रेगुलर ट्रैश बिन। तो इसमें क्या है, यह गैर कानूनी है और अत्यधिक खतरनाक है। इससे कचरा उठाने वाले कर्मचारियों और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि विषैली धूल यानी टॉक्सिक डस्ट के सुरक्षित डिस्पोजिंग की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्ट यानी हजार्डस वेस्ट के लिए बने डिस्पोजिंग कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। तो ये कंटेनर जो होते हैं ये एयर टाइट यानी हवा बंद होते हैं, लीक प्रूफ होते हैं। यह खतरनाक धूल को सुरक्षित रूप से स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम में वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उपभोक्ता कंज्यूमर, ऑप्शन 2 शाकाहारी हर्बीवोर्स, ऑप्शन 3 उत्पादक प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी अपघटक डिकम्पोजर। तो ये क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं ये परिस्थिति तंत्र के आधार पर होते हैं। सभी हरे पौधे, पेड़ और शैवाल एल्गी इसके मुख्य उदाहरण है। ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर पूरे इकोसिस्टम के लिए भोजन का निर्माण करता है। फिर जो उपभोक्ता होता है कंज्यूमर, ये वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ऊर्जा के लिए उत्पादकों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। फिर आपका हर्बीवोरस, ये उपभोक्ता का ही एक प्रकार है जो केवल पौधे, पत्तियों और फल खाता है। एग्जाम्पल जैसे गाय, हिरन। फिर उसके बाद डिकम्पोजर, ये मृत पौधों और मृत जीवों को सड़ा गलाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसका जैसे एग्जाम्पल है कवक बैक्टीरिया। तो जो फूड चैन होता है इसमें जो होते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर जो होता है वो ग्रॉस होता है, फिर उसके बाद ग्रॉस ऑपर होता है, फिर फ्रॉग होता है, फिर स्नैक होता है, फिर ईगल होता है। तो जो ग्रॉस होता है वो प्रोड्यूसर होता है, फिर जो ग्रॉस हॉपर होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर जो फ्रॉग होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है लेकिन ये हर्बीवोर्स होता है। फिर नेक्स्ट है, फिर स्नैक जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ये कॉर्निवोर्स होता है। फिर टर्सरी कंज्यूमर जो होता है टॉप कॉर्निवोर्स, वो होता है ईगल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज वेरी लो टेम्परेचर एंड फ्रोजन सॉइल। तो इसका जो निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत कम तापमान तथा जमी हुई मिट्टी पर परमाफ्रॉस्ट पाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है ग्रासलैंड, ऑप्शन 2 डिजर्ट, ऑप्शन 3 टुंड्रा, ऑप्शन 4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं टुंड्रा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टुंड्रा है यानी टुंड्रा प्रदेश। जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं ये पृथ्वी के सबसे ठंडे और कठोर वायुम इकोसिस्टम में से एक हैं जिनकी मुख्य विशेषता अत्यंत कम तापमान और जमी हुई मिट्टी है। इसके जो कुछ लक्षण होते हैं, टुंड्रा प्रदेश के जो लक्षण होते हैं वो ये हैं कि टुंड्रा की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की मिट्टी है जिसकी निचली परतें सब सॉइल साल भर जमी रहती हैं। गर्मियों में केवल ऊपरी परत ही पिघलती है जिससे दलदली भूमि बन जाते हैं। फिर जमी हुई मिट्टी
जमी हुई मिट्टी और गहरी जड़ें न पनपने के कारण यहाँ बड़े पेड़ नहीं उगते। यहाँ केवल लाइकेन, मॉस और घास और छोटे झाड़ जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। यहाँ सर्दियां लंबी और बहुत ठंडी होती हैं, जबकि गर्मियां बहुत छोटी और ठंडी होती हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होता है। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, यहाँ पाए जाने वाले जानवर में जैसे पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स और बारहसिंघा शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, टुंड्रा प्रदेश। दैट्स ऑल।